भारत पर तुर्क आक्रमणकारियों ने जब आक्रमण किए तो वो सफल हुए। हमने पढ़ा था कि भारत पर तुर्क आक्रमणकारियों के आक्रमण 2 चरणों में हुए। पहली बार महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण किए, तो दूसरी बार मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में 1175 ईस्वी से लेकर के उसकी मृत्यु पर्यंत 1206 ईस्वी तक उसके द्वारा और उसके जो 2 सिपह सालार थे, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था और दूसरा इब्ने बख्तियार खिलजी, उनके द्वारा भारत के भीतरी भागों को जीता गया। तो प्रश्न ये उठता है कि चाहे महमूद गजनवी हो या मोहम्मद गोरी हो, ये सभी तुर्क आक्रमणकारी आखिर सफल क्यों हो गए भारत में? भारत में तुर्कों की सफलता के कारण क्या थे? दोनों ही अवसरों पर भारतीय शासक तुर्कों के आक्रमण का विरोध करने में असफल क्यों सिद्ध हुए? जबकि भारत एक विशाल देश था, कई छोटे बड़े शक्तिशाली राज्य यहाँ थे, लेकिन ये सभी राज्य मध्य एशिया के एक छोटे से राज्य के शासक के आगे एक एक करके असफल सिद्ध हुए। इस पर इतिहासकारों ने ध्यान दिया और अपने अपने मत दिए। कुछ इतिहासकारों की ये मान्यता है कि मुसलमान जो थे वो अपने धार्मिक विश्वासों में बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। धार्मिक विश्वासों के कारण वो अत्यधिक उत्साहित रहते थे। उनमें ये विश्वास था कि यदि हम गैर मुस्लिम क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे और काफिरों को यदि हमने हरा दिया तो हमें उनका राज्य प्राप्त हो जाएगा, और यदि हम युद्ध करते हुए मारे गए तो हमें जन्नत नसीब होगी। तो दोनों ही स्थितियों में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। तो अपने धार्मिक विश्वास के कारण वो उत्साहित बहुत रहते थे और उनका ये मानना था कि धर्म के लिए प्राण निछावर करने पर वो गाजी के रूप में स्वर्ग के भागीदार होंगे, गाजी कहलाएंगे, धर्म योद्धा कहलाएंगे। अतः वे पूरे उत्साह से युद्ध में भाग लेते थे, उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। दूसरा मत ये है कि तुर्क जो थे वो ठंडे प्रदेश के निवासी थे, मध्य एशिया से आए थे और मांसाहारी थे। इस कारण शारीरिक गठन में अधिक मजबूत थे। दूसरी ओर भारतीय सैनिक शाकाहारी होने के कारण और शारीरिक गठन में थोड़ा कमज़ोर होने के कारण इन तुर्क सैनिकों के आक्रमणों का मुकाबला नहीं कर सके। ये भी एक मत है। इतिहासकारों का ये वर्ग कहता है कि भारत के लोग प्रायः शांतिप्रिय प्रवृत्ति के थे और युद्ध के प्रति उनमें कोई विशेष उत्साह की भावना भी नहीं होती थी। परंतु अब इन तथ्यों को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहना कि भारतीय सैनिक शारीरिक रूप से तुर्क सैनिकों की तुलना में कमज़ोर थे उचित नहीं है। भारतीय सैनिकों में युद्ध वृत्ति नहीं थी, ये भी कहना उचित नहीं है। न केवल भारतीय सैनिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली थे, बल्कि उनमें युद्ध वृत्ति भी थी और वीरता में वो तुर्कों के पीछे भी नहीं थे। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि स्वयं महमूद ने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों को भी भर्ती किया था। तिलक नाम का एक भारतीय सैनिक उसकी सैनिक टुकड़ी का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था। वस्तुतः भारतीय सैनिकों की हार का कारण उनका व्यक्तिगत आचरण नहीं था, बल्कि योग्य नेतृत्व का अभाव था और सैन्य व्यवस्था की त्रुटियों के कारण भारतीय सैनिक हारे थे। एक और कारण बताया जाता है कि भारत में उस वक्त राजनीतिक एकता का पूर्ण अभाव था। सारा भारत छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बटा हुआ था और इन छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के जो शासक थे
उनमें परस्पर क्षेत्रीय विस्तार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण एक दूसरे से परस्पर संघर्ष की भावना थी। प्रत्येक राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजा से लड़ता था, कारण कि हर राज्य का राजा अपना राज्य विस्तार चाहता था और हर राज्य का राजा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता था। तो राजनीतिक एकता के अभाव में भारतीय शासक कभी भी एकजुट होकर के विदेशी तुर्क आक्रमणकारियों का मुकाबला प्रायः नहीं कर सके। हालांकि कुछ एक अवसरों पर इन भारतीय शासकों ने एकजुटता का परिचय दिया भी सही और सामूहिक संघ बनाकर तुर्क आक्रमणकारियों का मुकाबला करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। इसका एक उदाहरण हमें मिलता है जब 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया हिंदू शाही राज्य पर। तो उस समय हिंदू शाही राज्य का जो शासक था आनंदपाल, उसने अपने भारतीय मित्र राज्यों को निमंत्रण भेजा और उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर इन राजाओं के द्वारा आनंदपाल की सहायता के लिए सेना भेजी गई 1008 ईस्वी में। हालांकि ये संयुक्त गठबंधन की सेना भी परास्त हुई, लेकिन अमूमन ऐसे प्रयास किए नहीं गए और भारतीय शासकों ने राजनीतिक एकता के अभाव के चलते कभी भी एकजुट होकर के विदेशी आक्रमणकारी का सामना नहीं किया। शासकों की ये जो वृत्ति थी, इसके कारण भारत में राजनीतिक एकता दृष्टिगत नहीं हुई और इसके अभाव में सामंतीकरण की प्रक्रिया का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि भारत देश न केवल विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, बल्कि प्रत्येक राज्य छोटे छोटे सामंतिक क्षेत्रों में भी बटा हुआ था। शासकों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण संयुक्त रूप से विदेशी आक्रमण का सामना करना कठिन था और राजनीतिक अनेकता का दुष्परिणाम यह निकला कि सीमांत क्षेत्र की रक्षा का भी समुचित प्रबंध नहीं हो सका। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों के जो शासक थे, वो सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा में सक्रिय रूप से योगदान देने में रुचि नहीं लेते थे। अतः महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भी इस क्षेत्र की रक्षा का भार हिंदू शाही राज्य, जो सीमावर्ती राज्य था, अकेले उस पर आ गया। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय इस क्षेत्र की रक्षा उस समय के तत्कालीन गजनवी शासकों के ऊपर आई, जो महमूद गजनवी के वंशज वहाँ शासन कर रहे थे। विशेषकर पंजाब में खुसरो शाह, जिसको खुसरो मलिक भी कहते हैं, वो पंजाब का, लाहौर का शासक था, महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी था, वंशज था। और 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पंजाब को खुसरो शाह से या खुसरो मलिक से जीत करके पंजाब को अपना बेस कैंप बनाया और फिर भारत में अपना राज्य विस्तार वहाँ से आगे बढ़ाया। तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भी सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा का भार अकेले खुसरो मलिक के ऊपर आया था, जो इस कार्य में पूरी तरह असमर्थ था। सीमांत क्षेत्र के असुरक्षित होने के कारण तुर्क आक्रमणकारियों के लिए भारत में प्रवेश का मार्ग सदैव खुला रहता था। तो ये भी एक कारण माना जाता है तुर्क आक्रमणकारियों की सफलता का। तो राजनीतिक अनेकता और सामंती प्रथा का दुष्परिणाम आर्थिक जीवन के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। तुर्कों की भारत में सफलता का कारण आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो हम ये देखते हैं कि उस समय राज्य की आय का मुख्य साधन लगान या भू राजस्व था, परंतु सामंती प्रथा के कारण यह आमदनी राजा के हाथ में केंद्रित न होकर अनेक सामंतों के बीच विभाजित होती थी।
क्योंकि प्रत्येक राजा अपने राज्य का छोटा छोटा हिस्सा विभिन्न सामंती सरदारों में बांटता था और उस हिस्से से होने वाली आमदनी वो सामंत लोग उपभोग करते थे। अतः राज्य की आमदनी राजा के हाथ में केंद्रित न होकर सामंतों के बीच विभाजित थी। इसका परिणाम ये हुआ कि शासक के हाथ में आर्थिक साधन सीमित थे और राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सैनिक संगठन का बोझ उठाना इनकी क्षमता से परे था। तो सामंतवाद के कारण राजा आर्थिक दृष्टि से भी शक्तिशाली नहीं बन सके भारतीय राजा, और इस कारण शक्तिशाली सैनिक संगठन का भी निर्माण भारतीय शासक नहीं कर सके। दूसरी ओर तुर्कों के राज्य केंद्रीय सत्ता के अधीन होने के कारण आर्थिक रूप से बहुत सुव्यवस्थित थे और तुर्क सुल्तानों के लिए शक्तिशाली सैनिक संगठन को बनाए रखना बहुत कठिन नहीं था। तो ये सामंती प्रथा के कारण भारतीय राज्य आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सके, जिसका प्रभाव उनकी सैन्य शक्ति पर पड़ा। सामंती प्रथा ने सैनिक संगठन को भी कमज़ोर बनाया। एक तो पर्याप्त आर्थिक साधनों के अभाव में स्वयं राजा विशाल सेना संगठित नहीं कर सकता था, अतः राजा अपनी रक्षा के लिए सामंतों की सेना पर ही निर्भर रहता था। अतः राजा ने सैनिक दायित्व भी सामंतों पर ही डाल दिया। प्रत्येक राजा का जो प्रत्येक सामंत होता था वो एक निश्चित संख्या में सैनिक रखता था और वो सामंत युद्ध के समय शासक को अपनी सैनिक टुकड़ी भेजकर मदद करता था। परंतु इस सेना का रूप जब अलग अलग सामंत अपनी अपनी सैनिक टुकड़ी राजा के पास भेजते और राजा जब उसको लेकर के युद्ध में जाता, तो राजा की जो सेना होती थी वो एक रूप सेना नहीं होती थी, वो अलग अलग सामंतों के द्वारा भेजी गई अलग अलग टुकड़ियाँ होती थी। ये जो सेना होती थी वो एक संगठित केंद्रीय सेना नहीं होती थी। इसमें सैनिकों के प्रशिक्षण और कार्यकुशलता का स्तर भी एक जैसा नहीं होता था। इस कारण यह सेना तुर्कों की सेना के आगे कारगर ढंग से संघर्ष करने में असमर्थ थी। तो सामंती प्रथा ने इस प्रकार सैनिक संगठन को भी कमज़ोर बनाया और ये तुर्कों की सफलता का एक बहुत बड़ा भारत में कारण सिद्ध हुआ। इसके अलावा तुर्कों की रण पद्धति को देखें हम, तो तुर्कों की रण पद्धति अधिक उन्नत थी और अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भी उन्हें अग्रता प्राप्त थी। भारतीय इतिहासकार, अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि तुर्कों की सेना में घोड़ों का अधिक प्रयोग होता था, जबकि भारतीय सेनाएं हाथी का प्रयोग अधिक करती थी। हाथी की तुलना में घोड़ों की तेज गति के कारण तुर्क सैनिक सदैव लाभ की स्थिति में रहते थे। जीतने पर वे भारतीय सेना को अधिक दूरी तक खदेड़ सकते थे और हारने पर सुरक्षित स्थान पर भागकर जल्दी पहुंच सकते थे। भारतीय सेना में घोड़ों का उपयोग कम था, मगर युद्ध में हाथी भी उपयोगी थे। परंतु निश्चित रूप से घोड़ों का उपयोग करने के कारण तुर्क सैनिक ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहते थे। यद्यपि महमूद गजनवी ने हाथियों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारत से हाथी भी प्राप्त किए थे, फिर भी सशक्त अश्वारोही के मामले में तुर्कों की बढ़त निर्णायक थी। इसके अलावा यद्यपि भारतीय सैनिक घुड़सवार सैनिक भी होते थे, घोड़ों का प्रयोग करते थे, लेकिन भारतीय घुड़सवारों को कुछ असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता था। जैसे तुर्क सैनिक जो होते थे, तुर्क घुड़सवार, वो चमड़े की जीन का प्रयोग करते थे, जबकि भारतीय सैनिक चमड़े को अपवित्र मानकर घोड़े पर बैठने के लिए कपड़े या बोरे की जीन इस्तेमाल करते थे। इसी प्रकार तो चमड़े की जीन ज़्यादा मजबूत होती थी और कन्वीनियंट होती थी, सुविधाजनक होती थी अपेक्षाकृत कपड़े या बोरे की जीन के। इसी प्रकार तुर्कों के द्वारा प्रयोग की गई रकाब अधिक मजबूत और सुविधाजनक होती थी। रकाब का मतलब घुड़सवारी करते वक्त जहाँ पर पैर रखा जाता है वो कहलाती है रकाब। तो तुर्कों की जो रकाब होती थी, प्रयोग की गई रकाब, वो अधिक मजबूत होती थी। इस कारण तुर्क सैनिकों के लिए लंबी यात्रा करना और चलते घोड़े पर खड़े होकर हथियार चलाना भी संभव था, जबकि भारतीय सैनिकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा
तुर्कों में घोड़े की नाल का प्रयोग होता था, जिसके कारण घोड़ों के खुर सुरक्षित रहते थे। खुरों में वो लोहे की नाल फिट करते थे, इस कारण घोड़ों के खुर सुरक्षित रहते थे और कठिन क्षेत्रों में, उबड़ खाबड़ स्थानों पर, पथरीली जगहों पर यात्रा के समय या अन्य परिस्थितियों में घोड़े के घायल होने और मरने की संभावना कम थी। इसके विपरीत भारतीय सेना के जो घुड़सवार सैनिक थे वो अपने घोड़ों के खुरों में नाल नहीं लगाते थे, जिसके कारण घोड़ों के घायल होने और मरने की संभावना अधिक थी। तो ये भी एक कारण था। इस कारण भारतीय घुड़सवार तुर्की घुड़सवारों की तुलना में थोड़े कमतर साबित होते थे। इसके अलावा भारत में अच्छी नस्ल के घोड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण भारतीय सैनिकों के लिए अपने घोड़ों की क्षतिपूर्ति को पूरा करना कठिन था। युद्ध के समय एक तुर्क सैनिक अधिक सुरक्षित अवस्था में रहता था, क्योंकि उसके शरीर का अधिक भाग लोहे के टुकड़ों से ढका रहता था। तो भारतीय सिपाहियों के जो कवच होते थे वो तुर्की कवचों के सामने ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते थे। तुर्क सैनिकों के अस्त्र शस्त्र भी भारतीय सैनिकों की तुलना में अधिक कारगर थे। तुर्क सैनिक एक विशेष प्रकार के धनुष का प्रयोग करते थे, जिसको फारसी भाषा में नावक कहा जाता था। ये जो फारसी धनुष होता था नावक, इससे निशाना भी पक्का लगता था और तीरों का प्रहार भी अधिक रूप से कारगर होता था। तुर्कों की तलवार भी भारतीय सिपाहियों की तुलना में हल्की होती थी, जिसके कारण वो तुर्क सैनिकों के लिए सुविधा युक्त होती थी। इसके अलावा तुर्क सैनिक जलते हुए तीरों का उपयोग करते थे, जिसके कारण भारतीय सेना में हाथी आतंकित हो जाते थे। जब हाथियों के बीच में जलते हुए तीरों की बौछार होती तो हाथी भड़क जाते और आतंकित हो जाते। इन सभी कारणों से अधिकांशतः तुर्क सेना ही युद्ध में विजयी रहती थी। इसके अलावा और कारण हम देखें तुर्कों की सफलता के, तो भारतीय शासकों और तुर्क शासकों में दृष्टिकोण का भी व्यापक अंतर था। भारतीय शासक युद्ध में हार को व्यक्तिगत अपमान मानकर कभी कभी आत्महत्या कर लेते थे। जैसे हिंदू शाही शासक जयपाल ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद उसके पुत्र आनंदपाल ने भी निरंतर पराजयों से दुखी होकर के आत्महत्या कर ली। तो जबकि तुर्क शासक युद्ध में पराजय से हतोत्साहित नहीं होकर के हार के कारणों को समझने और उनका निदान करने का प्रयास करते थे। इस कारण वे अंत में विजयी भी रहते थे। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से निरंतर हारा, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली हो। नहीं, उसने हर बार अधिक तैयारी करके फिर आक्रमण किया और अंत में 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में उसको सफलता हाथ लगी। अब तुर्कों की सफलता के पीछे सामाजिक परिस्थितियों को भी उत्तरदायी माना जाता है। इस बारे में हमारे दो इतिहासकार परमात्मा शरण और मोहम्मद हबीब, उन्होंने भारतीय शासकों की हार के लिए सामाजिक परिस्थितियों को भी उत्तरदायी माना है। ध्यान दीजिए, ये दोनों इतिहासकारों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, परमात्मा शरण और मोहम्मद हबीब। इन्होंने भारतीय शासकों की हार के लिए सामाजिक परिस्थितियों को उत्तरदायी माना है। इन इतिहासकारों का ये मत है कि भारतीय समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। छुआछूत की भावना भारतीय समाज में प्रचलित थी। इसके अलावा भूस्वामी लोग निम्न वर्ग के खेतिहर और अन्य श्रमिकों का शोषण करते थे, जिसके कारण समाज दुर्बल था और शोषित वर्ग जो ये समाज का था, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और ये दुर्बल शोषित वर्ग राज्य की या देश की सुरक्षा या विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने की भावना रखता ही नहीं था। तो भारत का बहुसंख्यक समाज विदेशी आक्रमण के प्रति उदासीन था। उच्च वर्ग की श्रेष्ठता के धारणा के कारण भी भारतीय शासक या भारतीय लोग विदेशों से समुचित संपर्क स्थापित नहीं कर सके थे और देश में पृथकतावादी प्रवृत्ति ने घर कर लिया था। तो हमने दो बातें पढ़ी कि परमात्मा शरण और मोहम्मद हबीब कहते हैं कि भारत में एक तो सामाजिक भेदभाव की जो भावना थी, छुआछूत की जो भावना थी, वर्ण और जाति व्यवस्था के कारण निम्न वर्ण के लोगों का बड़ा शोषण होता था और ऐसे दुर्बल शोषित वर्ग विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति उदासीन रहते थे, उनका कोई लेना देना नहीं था।
तो भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति उदासीन था। इसके अलावा इस कारण से भारतीय शासकों को तुर्कों के विरुद्ध अपनी प्रजा का पूरा सहयोग कभी भी नहीं मिल पाया। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि भारतीय लोगों में उच्च श्रेष्ठता की भावना थी। वो विदेशियों को म्लेच्छ मानते थे, अपने से तुच्छ समझते थे। इस कारण विदेशियों से संपर्क नहीं रखते थे और इसके कारण भारत के अंदर पृथकतावादी प्रवृत्ति घर कर गई थी। समुद्री यात्रा को धार्मिक अपराध माना जाता था। इसी पृथकतावादी प्रवृत्ति के कारण भारतीय शासकों को बाहरी दुनिया में जो नवीन राजनीतिक, सांस्कृतिक और रणकौशल संबंधी जो विकास हो रहा था, उसका लाभ, उस ज्ञान का लाभ भारतीय शासक और भारतीय समाज नहीं उठा सके। जबकि विदेशों से भारत का व्यापार पर्याप्त मात्रा में था, भारत की धन संपदा और अन्य बातों का विदेशी आक्रमणकारियों को पूरा ज्ञान था, तो भारतीय लोगों को तो पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या घटित हो रहा है, क्योंकि विदेशियों से संपर्क ही नहीं रखना चाहते थे। बाहरी दुनिया से भारतीय शासक संपर्क रखते ही नहीं थे। इस कारण जो युद्ध कौशल के क्षेत्र में नई नई तकनीकों का विकास विदेशियों ने जो किया था, उससे भारतीय शासक अनभिज्ञ थे। नए नए नवीन राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास जो बाहरी दुनिया में हो रहा था, उससे, उसके ज्ञान से भारतीय शासक वंचित थे। तो इस कारण भारतीय शासक नए रणकौशलों का फ़ायदा नहीं उठा सके और भारतीय शासकों के पास जो अकूत धन संपदा थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विदेशी व्यापार भारत का बहुत होता था, तो इस कारण भारत में पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो भारत की धन संपदा ने भी तुर्क आक्रमणकारियों को भारत की ओर आक्रमण के लिए आकर्षित किया। तुर्कों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो तुर्कों की सामाजिक परिस्थिति भारत से भिन्न थी। इस्लाम धर्म में एकता का उपदेश होने के कारण मुसलमानों के बीच सामाजिक भेदभाव का रूप उतना जटिल और गंभीर नहीं था जितना हिंदू समाज में था। मुसलमानों की सेना में सभी वर्गों से योग्य और सक्षम सैनिक प्राप्त किए जा सकते थे, जबकि भारतीय शासकों की सेना में मुख्य रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय ही सैनिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते थे। अतः तुर्कों के लिए अधिक मात्रा में योग्य और सक्षम सैनिकों की प्राप्ति आसान थी, जबकि भारतीय सेना में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही सैनिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किए जाते थे। भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा शूद्रों का था, जिनसे सैनिक कार्य करवाया ही नहीं जाता था। अतः तुर्कों के लिए अधिक मात्रा में योग्य और सक्षम सैनिकों की प्राप्ति आसान थी, जबकि भारतीय शासकों के लिए ये संभव नहीं था इस वर्ण और जाति व्यवस्था के कारण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुर्कों की सफलता के लिए कई कारण जिम्मेदार थे। मुख्य रूप से राजनीतिक, सैनिक और सामाजिक कारण ही मुख्य रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। तो ये भारत में तुर्क शासकों की सफलता के प्रमुख कारण हमने पढ़े। तो यहाँ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये एग्ज़ाम में मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन भी यही रहेगा कि भारत में तुर्क शासकों की सफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।